Hello guys, good evening to all of you. Once again, welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by Archana Vishwakarma. Now it's me signing in. आप सभी को पता है कि हमारा कोर्स 4 का सीरीज चल रहा है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, पाठ्यक्रम में भाषा की क्या समझ है। ठीक ना, तो इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया हुआ है और मैंने लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम यानी कोर्स 4 से रिलेटेड मैंने प्लेलिस्ट भी अलग से बना दी है। ठीक ना, अगर आपने लैंग्वेज से रिलेटेड उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोज़ को जाकर देखिए, वो वीडियो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेंगे। और दूसरी चीज़, ये जो कोर्स 4 है, कोर्स 4 केवल आपको बीएड करने के पर्पज से ही हेल्पफुल नहीं है। कोर्स 4 आप लैंग्वेज से ही समझ सकते हैं कि सीटेट हो गया या यूपी टेट हो गया, और भी टीचिंग कॉम्पिटिटिव लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, कमीशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ टॉपिक आज का, ये आपके लिए मतलब पूरी तरीके से हेल्पफुल रहेगा, नेट के एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो कोर्स 4 की जो प्लेलिस्ट है आपकी लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, प्लेलिस्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा डालकर सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको इजी वे में मिल जाएगा। बाकी जो मेरा चैनल है यूट्यूब का लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा में, वहाँ पे भी आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और बाकी मैंने हर कोर्स की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप उस प्लेलिस्ट को देखिए। प्लेलिस्ट टॉपिक के अकॉर्डिंग है, आपका जैसा सिलेबस है वैसा टॉपिक के अकॉर्डिंग मैंने वीडियोस को बना दिया है। और जिसका पॉसिबल है मैंने पीडीएफ भी डाल रखा है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। तो आप वीडियो को सुनिए, वीडियो स्पेशली आप ही के लिए बनाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपके फैक्ट्स क्लियर हो, तभी चीज़ों की बात की जा रही है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फैक्ट क्लियर होगा, तो आपके पास अगर स्टडी मटेरियल नहीं भी है तो भी आप चीज़ों को वीडियो को सुनकर, देखकर और अपने माइंड में रिकॉल कर कर आप अच्छे से समझ सकते हैं कि वीडियो में क्या बोला गया है। ठीक ना, तो आज का जो टॉपिक है हमारा यूनिट 1 का लैंग्वेज पॉलिसी जो है हमारा है कोर्स 4 में, तो पहला टॉपिक है हमारा 3 लैंग्वेज फार्मूला। ठीक है, इससे पहले जितने भी हमने वीडियोस पढ़े हैं लैंग्वेज से रिलेटेड वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले वो वीडियो जरूर देखिए, आपके बहुत सारे डाउट्स लैंग्वेज से रिलेटेड दूर हो जाएंगे। ठीक ना, तो जो आज का टॉपिक है वो 3 लैंग्वेज फार्मूला या त्रिभाषा सूत्र, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में 3 लैंग्वेज फार्मूला। तो जाहिर सी बात है आपको समझ में आ गया कि ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके कोर्स 4 में ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, डिस्क्राइब द 3 लैंग्वेज फार्मूला। ओके, तो जो आज का टॉपिक है वो 3 लैंग्वेज फार्मूला है। और स्टार्ट करते हैं। हम अपने नोट्स पे जाने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूं कि ट्राई लैंग्वेज फार्मूला से रिलेटेड बहुत सारे देखिए ये टॉपिक ऐसा है कि काफ़ी मतलब मटेरियल तो मिल जाएगा बट चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी, तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। और 3 लैंग्वेज फार्मूला या त्रिभाषा सूत्र को लेकर बहुत सारे आर्ग्यूमेंट हैं हमारे भारत में, बहुत सारी बहस भी हुई है पॉलिटिकल लेवल पे भी, सोशल लेवल पे भी, इकोनॉमिकल लेवल पे भी, कि ये त्रिभाषा सूत्र जो है वो हर स्टेट अडॉप्ट करता है कि नहीं करता है, और फिर इसके एडवांटेजेस क्या हैं, है ना। जैसे हिंदी हमारा मदर टंग है तो त्रिभाषा सूत्र उसी मदर टंग की बात करता है और हिंदी को ही लेकर सारी, हिंदी के वर्चस्व को लेकर ही सारी लड़ाई है यहाँ पे। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि 3 लैंग्वेज फार्मूला है क्या, थोड़ा सा मेरे नोट्स के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए आप। ठीक ना, चलिए हमारा जो टॉपिक है आज का आपको पता है 3 लैंग्वेज फार्मूला। ओके, फार्मूला वीडियो थोड़ा लेंदी होगा लेकिन आपका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगी, सो हैव पेशेंस। ठीक ना, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, त्रिभाषा सूत्र। ठीक ना, त्रिभाषा सूत्र। तो कुछ चीज़ें समझ लीजिए कि 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या होता है। देखिए इस सूत्र की बात मतलब 3 लैंग्वेज जो टर्म है, ये जो नाम है, ये चीज़ें पहले से भी थी लेकिन एग्जैक्टली क्लियर नहीं थी। तो आपको तो पता ही है 1952 में और 52 से लेकर 1954 तक जो मुदालिर कमीशन था, इसकी बात की थी उन्होंने, है ना, मुदालिर कमीशन, या इसको हम बोलते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग। तो 1952 से 54 में इन्होंने इस चीज़ की घोषणा की थी कि हमारे सेशन लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे या स्कूल लेवल पे या माध्यमिक लेवल पे जो त्रिभाषा सूत्र का कार्यक्रम है वो होना चाहिए। बट मुदालिर कमीशन की बात वो फेल हो गई। उन्होंने क्या किया, जो माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव थे, उन्होंने भाषा शिक्षा की समस्या का समाधान नहीं कर सके। उन्होंने मतलब हिंदी क्या की थी, सभी के लिए कंपलसरी कर दी थी। तो आप सोचिए कि जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट हैं वो हिंदी भाई कैसे एक्सेप्ट करके बोल सकते हैं, है ना, वो तो अपनी रीजनल लैंग्वेज को ही वेटेज देंगे। तो कहीं ना कहीं जो मुदल्लिर कमीशन थी उनकी जो समाधान की सिफारिशें थी या जो शिक्षा में उस समय क्या प्रॉब्लम आ रही थी, तो समस्या का समाधान निकालने के लिए इनकी बात क्या हुई, एज इट इज एक्सेप्ट नहीं हुई, तो ये फेल हो गए। ठीक, तो अभी त्रिभाषा सूत्र का नाम नहीं हुआ है। त्रिभाषा सूत्र को अगर हम सबसे पहले देखेंगे तो हमारे यहाँ जो ये 1956 है ना, 1956 में
एक कमिटी थी कैब, जिसको हम बोलते हैं CABE, कैब, यानी कि कैब इट गोज फॉर द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक ना, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो कि 1956 में आया था। इन्होंने इस क्या कोठारी का जो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला थी, इसको मतलब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल, 1956 में त्रिभाषा सूत्र को मतलब एक्सेप्ट किया था कि मतलब भाषा शिक्षा का जो समस्या का समाधान है प्रस्तुत किया और बताया। कैब ने सबसे पहले क्या किया था, ये फॉर्मूला एडवाइज किया था, आप एक तरीके से बोल सकते हैं एडवाइज किया था, है ना, एडवाइज किया था 1956 में कैब ने, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। पहली पॉइंट तो ये होगा याद रखने वाले कि कैब, अगर त्रिभाषा सूत्र की बात, ठीक, तो इन्होंने भी बोला कि 1956 में इस सूत्र को भारत सरकार ने एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन 1961 एक और कमेटी हुई, उस समय बैठने लगी थी 1961 में, तो मुख्यमंत्री की बहुत सारी कमेटी हुई, चीफ मिनिस्टर वगैरह जो थे वहाँ के, तो बहुत सारी कमेटियाँ हुई, बहुत सारी सिफारिशें हुई, और उस सिफारिश में एक्सेप्ट तो किया गया, लेकिन त्रिभाषा सूत्र की पुष्टि भी कर दी गई। इस सूत्र के अनुसार अगर हम देखा जाए तो प्रत्येक भारतीय जो होगा ना, वो 3 तरह की लैंग्वेज को यूज़ करेगा, तभी ये तीनों। फिर इसके बाद आते हैं हमारे कोठारी कमीशन, ठीक ना, 1964 से 1966, आपको ये पता है कोठारी कमीशन, ठीक ना, कोठारी कमीशन, या इसी को अगर हम बात कर देंगे तो शिक्षा आयोग, है ना, शिक्षा आयोग, ध्यान रखिएगा। शिक्षा एडवाइस सबसे पहले 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को किसने किया था, कैब ने, ठीक ना, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन 1956, ठीक ना, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड या केंद्रीय शिक्षा परामर्श बोर्ड, ठीक। इसके बाद 1964 से 66 के बीच में जो हमारा कोठारी कमीशन आया था, जिसको हम शिक्षा आयोग बोल रहे हैं, जिसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर DS कोठारी या दौलत सिंह कोठारी। इनकी अध्यक्षता में, ठीक ना, जो ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला था इसको रिवाइज्ड किया गया, इसको संशोधित किया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिभाषा सूत्र को किसने दिया है, तो आप क्या आंसर देंगे, कोठारी कमीशन, ठीक ना। दूसरी चीज़ तो याद रखिएगा, कोठारी कमीशन कब आया था, 64 से 66 के बीच में, 2 साल इसका वर्किंग पीरियड रहा है, और अध्यक्ष इसके कौन थे, डॉक्टर DS कोठारी। और इसी 3 लैंग्वेज फार्मूला को या त्रिभाषा सूत्र को इन्होंने रिवाइज किया था, संशोधित करके पूरे देश में अप्लाई किया था। तो आप जाहिर सी बात है, त्रिभाषा सूत्र है तो क्या कितनी चीज़ें होंगी, 3 लैंग्वेज तो कंपलसरी होंगी। और आपको देखिए नोट करके मैं कुछ चीज़ें बताती चली जा रही हूँ। अपना अगर नंबर 1 भारत की आपको पता है क्या है, आपका हिंदी क्या है, हिंदी आपकी मदर टंग है, हिंदी क्या है, आपकी मदर टंग है, हिंदी हमारी मदर टंग है, इसको हम एज अ मदर टंग यूज़ करते हैं, ठीक। अगर हम नोट नंबर 2 की बात करते हैं तो दूसरा नोट आप ये याद रख सकते हैं कि, ठीक ना, हिंदी अगर हम जो उसके बाद देखा जाए तो 14 सितंबर है ना, 14 सितंबर 1949 से कुछ आपको याद आ रहा है, 1949 इस समय तो S राधा कृष्णन जो कमीशन आया था, S राधा कृष्णन कमीशन, है ना, S राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन था उस समय, कब, 1949 में आया था, 48 से 49 के बीच में, 1948 से 1949, 14 सितंबर। तो ये पूरे मतलब 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, हिंदी एज अ राजभाषा, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। एक क्वेश्चन तो ये आपको आता है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला था, तो 1949 में, ठीक ना, और 14 सितंबर, तो 14 सितंबर को इसीलिए हम क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा आप, ठीक ना। तो ये फैक्ट आपका क्लियर हुआ कि जो मदर टंग है हमारी हिंदी है, मातृभाषा, ठीक ना, और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था, ठीक ना। इस चीज़ को याद रखिएगा कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला था, 1949 में, और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, इसीलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक ना। 2-3 चीज़ें याद रखिएगा, ठीक, क्लियर हुई कि फॉर्मूला किसने रिवाइज किया, ठीक, रिवाइज जो किया था, अगर कोठारी कमीशन की बात करें तो कोठारी कमीशन ने ही इस फार्मूला को संशोधित किया था। और कभी भी पूछा जाएगा तो ऑप्शन में आपको 3 लैंग्वेज फार्मूला वाज गिवन बाय द कोठारी कमीशन, सीधा सा आंसर लगाएंगे। और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हुई थी अलग, हाँ, ये एक बात हुई। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, 3 लैंग्वेज फार्मूला। तो मैं 3 लैंग्वेज फार्मूला बनाने के लिए, देखिए मैं कुछ चीज़ें आपको बताती चली जा रही हूँ, आप देखते जाइए,
है ना, 3 कि कौन कौन सी 3 भाषाएं होंगी, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। ठीक, तो अंडरस्टूड है कि 3 से क्या हुआ, मतलब 3 लैंग्वेज तो होनी ही होनी है। तो 3 लैंग्वेज तो होगी। तो अब देखिए, और आपको ये भी पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज कितनी है, 22 लैंग्वेज। ठीक ना, 22 लैंग्वेज, 22 भाषाएं हैं हमारे भारतीय संविधान में, 22 लैंग्वेज याद रखिएगा आप। ठीक, चलिए तो हम इसमें पहले लैंग्वेज की बात करते हैं। पहला लैंग्वेज क्या होगा, फर्स्ट लैंग्वेज क्या होगा ट्राई लैंग्वेज फार्मूला में। पहली जो लैंग्वेज होगी वो ट्राई लैंग्वेज फार्मूला में आपको पता है फर्स्ट लैंग्वेज क्या होगी, हमारी मदर टंग। ठीक ना, हमारी मदर टंग, या इसी को हम बोलेंगे रीजनल लैंग्वेज, है ना, जिस रीजन में हम रह रहे हैं, मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज। ओके, क्लियर हुई, है ना, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, ये चीज़ क्लियर हुई आपकी, क्षेत्रीय भाषा। ठीक, पहली भाषा तो हमारी क्लियर होगी, मदर टंग होगी। शिक्षा का जो भी माध्यम होगा वो मदर टंग में दिया जाएगा, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होगी वो मदर टंग में दी जाएगी या आपके क्षेत्रीय भाषा के टर्म में। दूसरी भाषा हमारी क्या होगी, नंबर 2 सेकेंड लैंग्वेज में क्या होगा, देखिए सेकेंड लैंग्वेज में जाहिर सी बात है सेकेंड लैंग्वेज को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। पहली कैटेगरी तो देखिए क्या है हमारी, पहली कैटेगरी जो है हमारी हिंदी स्पीकिंग स्टेट, यानी कि जहाँ पे हिंदी बोली जाती है। ठीक ना, और दूसरी जो हमारी हो गई है, अंडरस्टूड है, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट, यानी कि जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती। ठीक, 2 चीज़ें क्लियर हो गई सेकेंड लैंग्वेज में, एक तो हिंदी स्पीकिंग स्टेट और दूसरा नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट। तो जाहिर सी बात है कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट में क्या होगी आपकी, हिंदी स्पीकिंग स्टेट जो होगी वहाँ पे कौन सी दूसरी भाषा होगी, अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। ठीक ना, हिंदी तो यहाँ बोली जा रही है तो हिंदी नहीं पढ़ेंगे, हिंदी तो वो पहली भाषा के रूप में मातृभाषा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, दूसरी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज उनकी सेकेंड लैंग्वेज होगी। कहाँ पे, जहाँ पे हिंदी बोली जा रही है। तो यहाँ पे दूसरी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज क्या हो सकती है, संस्कृत ले सकते हैं वो हिंदी के साथ। ठीक ना, अरबी ले सकते हैं वो, इसके अलावा पारसी भी ले सकते हैं। ठीक, तो ये एग्जाम्पल था कि ये ले सकते हैं एज ए सेकेंड लैंग्वेज में जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट है। और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, तो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में क्या लेंगे, ये हिंदी भी ले सकते हैं या इंग्लिश ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। ठीक ना, या तो हिंदी ले लेंगे या तो इंग्लिश ले लेंगे। तो क्लियर हुई सेकंड लैंग्वेज आपकी। सेकंड लैंग्वेज में 2 कैटेगरी है, हिंदी स्पीकिंग स्टेट, दूसरा नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट। तो जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट है उसमें जो दूसरी भाषा होगी आपकी वो कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकती है, चाहे संस्कृत, अरबी, पारसी, और आपकी 22 भाषाएं हैं उसमें से भी कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकती है। और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है जहाँ पे बिल्कुल हिंदी नहीं बोली जाती है, जैसे कि मान लीजिए तमिलनाडु हो गया, हाँ तमिलनाडु हो गया, इसके बाद साउथ का एरिया हो गया, दक्षिण का एरिया हो गया, जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती, तो वहाँ पे हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। ये तो हुई हमारे 2 लैंग्वेज क्लियर हो गए। अब हम तीसरे लैंग्वेज की बात करते हैं। तो तीसरा लैंग्वेज हमारा क्या है, थर्ड लैंग्वेज देखिए हमारा क्या है, थर्ड लैंग्वेज या तीसरी भाषा। थर्ड लैंग्वेज हमारी क्या हुई, थर्ड लैंग्वेज या तीसरी भाषा हमारी, इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, ठीक ना, दिख रहा है आपको, एक है हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, ठीक ना, ठीक। और दूसरा क्या है, अंडरस्टूड है, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट, जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट। क्लियर हुआ आपका। तो जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, ठीक ना, हिंदी स्पीकिंग स्टेट में हिंदी तो बोली जा रही है, तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं लैंग्वेज, या तो वो इंग्लिश ले लेंगे, ठीक ना, इंग्लिश ले लेंगे, या तो कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज लेंगे, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज ले लेंगे, ठीक ना। लेकिन ये जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज लेंगे बट नॉट स्टडीज एज सेकेंड लैंग्वेज, लेकिन वो उनकी दूसरी भाषा नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज ले सकते हैं, जैसे वहाँ पे थी ना कि कोई भी सेकेंड लैंग्वेज में क्या था, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कोई भी ले सकते थे ना, लेकिन वो जो थर्ड
थर्ड वाले कॉलम में लेंगे तो इंग्लिश ले सकते हैं, या तो कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज ले सकते हैं, लेकिन जो तीसरी लैंग्वेज होगी वो दूसरी लैंग्वेज से मैच नहीं होनी चाहिए, यानी कि बट नॉट स्टडी एज ए सेकेंड लैंग्वेज। चलिए नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में आ जाइए। नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में भी वही बात हो जाएगी हमारी, क्या, या तो वो इंग्लिश ले सकते हैं, ठीक ना, इंग्लिश ले सकते हैं, इसके अलावा वो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ठीक ना, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ठीक ना। यहाँ पे भी वही रूल लागू होगा, बट नॉट स्टडीड एज सेकेंड लैंग्वेज, ओके, सेकेंड लैंग्वेज के तहत वो नहीं ली गई हुई। तो ये हुई हमारा ट्राई लैंग्वेज फार्मूला। अब आपको क्लियर होता है, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। देखिए थ्री लैंग्वेज फार्मूला में जो तीन कैटेगरी हमने बताई हैं, तो पहली जो लैंग्वेज होगी वो मदर टंग होगी, जाहिर सी बात है, मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज, यानी कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। जो दूसरी भाषा होगी उसको हम एज अ सेकेंड लैंग्वेज अडॉप्ट करेंगे। तो दूसरी भाषा में देखिए सेकेंड लैंग्वेज में दो कैटेगरी है, एक हिंदी स्पीकिंग स्टेट, वो क्षेत्र जहाँ पे हिंदी बोली जा रही है, और दूसरा है जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट, जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जा रही है, ठीक ना। तो जहाँ पे हिंदी बोली जा रही है वहां पे वो हिंदी तो लेंगे नहीं, दूसरी लैंग्वेज, ठीक ना, वो अदर इंडियन मॉडर्न लैंग्वेज, कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा को ले सकते हैं, जैसे संस्कृत होगी, अरबी होगी, पारसी होगी, और भी बहुत सारी लैंग्वेज हैं जो ले सकते हैं। नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में या तो वो हिंदी लेंगे या तो वो इंग्लिश लेंगे, ये तो हमारी दूसरी लैंग्वेज हो गई, ठीक ना। और तीसरी लैंग्वेज में देखिए क्या लेंगे, तीसरी लैंग्वेज में भी वही कैटेगरी की गई है, हिंदी स्पीकिंग स्टेट को देखा गया है, फिर नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट को देखा गया है। तो हिंदी स्पीकिंग स्टेट जो है हमारे हैं, वहाँ पे वो इंग्लिश ले सकते हैं, ठीक, और उसके अलावा इंग्लिश के अलावा क्या ले सकते हैं, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, या तो इंग्लिश ले लेंगे या तो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज लेंगे, लेकिन जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज लेंगे वो एज अ सेकेंड लैंग्वेज नहीं होगी, ठीक ना, हमारी सेकेंड लैंग्वेज जो होगी उसके अकॉर्डिंग नहीं होगी, कुछ और हो सकती है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, बट नॉट स्टडीड एज अ सेकेंड लैंग्वेज। और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में भी क्या होगा, इंग्लिश लेंगे, ठीक, या मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, बट नॉट स्टडीज एज अ हिंदी, नॉट स्टडीज एज अ सेकेंड लैंग्वेज, ठीक ना। तो सेकेंड लैंग्वेज के तहत वो क्या होगा, वो पढ़ी नहीं गई होगी। तो इतनी चीज हुई हमारी ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला में, और आई थिंक आपको इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी कि पहला जो हमारा लिया गया था वो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, ठीक ना। मातृभाषा मतलब जैसे अगर हम बात करते हैं मोटा मोटा तीन लैंग्वेज जो निकल के आती हैं, तो पहली लैंग्वेज हमारी क्या हुई, मातृभाषा निकली ना हमारी, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, इसी को हम बोलेंगे हिंदी में देखा जाए तो, ठीक, पहली लैंग्वेज हो गई। इस तरह याद कर लीजिएगा आप 1 2 करके। दूसरी लैंग्वेज क्या हो जाएगी, अंग्रेजी भाषा, ठीक ना, अंग्रेजी भाषा ले सकते हैं। तीसरी लैंग्वेज हमारी क्या हो सकती है अगर देखा जाए तो, हिंदी, और इस पे जो नॉन हिंदी मतलब जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जा रही है, तो अहिंदी भाषी क्षेत्रों में, अहिंदी भाषी यानी नॉन स्पीकिंग, अहिंदी भाषी क्षेत्रों में क्या, हिंदी की भाषा दी जाएगी, है ना, हिंदी की शिक्षा दी जाएगी, हिंदी की शिक्षा दी जाएगी। क्लियर हो गया, ओके। तो ये आपका यहाँ पे ट्राई लैंग्वेज फार्मूला क्लियर हुआ। कोठारी कमीशन ने इतना सारा काम किया, मैंने कोशिश की समझाने के लिए, ठीक, और बाकी आपको समझ में आ गया होगा कि ट्राई लैंग्वेज फार्मूला क्या है। और देखिए इंग्लिश तो हमारी, अगर हम बात करते हैं इंग्लिश के अकॉर्डिंग, तो इंग्लिश तो हमारे यहाँ भैया देखिए अब हर चीज़ में कंपलसरी हो गया है। जितने हमारे कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, जितनी भी हमारी चीज़ें हैं, वो क्या हो गई हैं, वो इंग्लिश के माध्यम से आज हैं। अगर इंग्लिश नहीं होगी तो हम कंपटीशन नहीं बीट कर सकते हैं, किसी भी तरीके का एग्जाम नहीं दे सकते हैं, ठीक। तो और यही सारे मेन कॉन्सेप्ट थे ट्राई लैंग्वेज फार्मूला के, ठीक, कि जो टीचिंग होगी, जो टीचिंग का माध्यम होगा वो मातृभाषा होगी, उसके अलावा जो भी जिसके साथ भी वो जिस लैंग्वेज को लेकर स्टडी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा आपको ये पता है कि भारत जो है वो मल्टीलिंग्विज्म मतलब कंट्री है, और यहाँ पे हर तरह की भाषा का प्रयोग होता है, ठीक। तो जैसे भारत की राष्ट्रभाषा, राजभाषा, कम से कम जो हिंदी है उसको अध्ययन करना चाहिए, और स्पेशली ये हिंदी के प्रमोशन के लिए भी ट्राई लैंग्वेज फार्मूला बना था और पूरे देश में अनिवार्य किया गया था। और जिन्होंने इस फार्मूले को मतलब क्या उल्लंघन किया, इस नियम का उल्लंघन किया, उनके लिए पनिशमेंट भी बनी हुई थी। तो जो लोग मातृभाषा को हिंदी नहीं मान रहे हैं, जैसे उन्हें माध्यमिक स्तर पर कम से कम भाषाएं पढ़ानी होगी, ठीक, कम से कम 3 भाषाएं। तो प्राइमरी लेवल में जो हम शिक्षा दे रहे हैं वो भी मातृभाषा में दे रहे हैं, जो सेकेंडरी लेवल पे जो हम शिक्षा दे रहे हैं 3 लैंग्वेज जो फॉर्मूला अडॉप्ट कर रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि मातृभाषा के माध्यम से दी जाए, ठीक ना। और देखिए दूसरी जो हमारा लैंग्वेज है, कुल मिलाकर प्रायोरिटी उनको हिंदी को देनी है। तो जो हमारी हिंदी की इंपॉर्टेंस है, इसका प्रचार प्रसार होने के लिए इन्हीं सब चीज़ों के लिए ट्राई लैंग्वेज फार्मूला का गठन किया गया था, ठीक। तो आई थिंक ट्राई लैंग्वेज फार्मूला आपको इतने यहाँ से क्लियर होता है। अब फटाफट हम अपने नोट्स पे आ जाते हैं, ठीक। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि किसने कहाँ कहाँ दिया, मैंने सारी चीज़ें अच्छे से बताई थी। वीडियो को आप दोबारा से देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक। ओके, चलिए आते हैं अपने नोट्स पे फटाफट।
नोट्स को रिवाइज करते हैं। देखिए नोट्स में देखिए पहला पॉइंट क्या दे रखा है हमारा, पहला थ्री लैंग्वेज फार्मूला या त्रिभाषा सूत्र। द थ्री लैंग्वेज फार्मूला वाज फर्स्ट डिवाइज्ड बाय द स्कूल एजुकेशन बाय द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि कैब ने 1956 में इसका क्या रखा था, प्रस्ताव रखा था स्कूल लेवल पर, ठीक ना। सब्सिक्वेंटली मॉडिफाइड बाय द कॉन्फ्रेंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर इन 1961, फिर 1961 में एक चीफ मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस हुई थी और इसी फार्मूले को फॉर्मुलेट किया गया था। इसके बाद कोठारी कमीशन ने 1964 से 66 में इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर बता दिया कि कौन कौन से 3 लैंग्वेज होने चाहिए, तो कोठारी कमीशन ने इस फॉर्मूले को रिवाइज कर दिया, तब से ये शुरू हो गया, ठीक। तो बहुत सारे 3 रीजन थे, उसको फटाफट पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला क्या था, रिकॉग्निजेशन ऑफ द राइट ऑफ एथनिक माइनॉरिटीज टू गेट द एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन थ्रू देयर मदर टंग, यानी कि जो अपनी मातृभाषा है उसके माध्यम से जितना भी हम शिक्षा प्रदान हो लेंगे या जितने भी हमें शैक्षिक निर्देश दिए जाएंगे वो हमारे क्या होंगे, मातृभाषा के माध्यम से, यानी कि जितना भी हमें शिक्षा से रिलेटेड या शिक्षा का माध्यम जो होगा वो अपनी मातृभाषा के लिए होगा, मातृभाषा होगा। और जो हमारी ये माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ को भी क्या होगा, उनको अपनी मदर टंग में शिक्षा लेने का अधिकार होगा। जैसे जो माइनॉरिटीज लेवल होंगे तो वो भी अपनी मदर टंग में अपनी शिक्षा ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रमोशन ऑफ द स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज एज अ रीजनल लैंग्वेज फॉर ब्रिंगिंग द डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स ऑफ द रीजन द सोशियो कल्चर मेनस्ट्रीम, यानी कि जो डिफरेंट लोग के मतलब डिफरेंट ग्रुप के जो अलग अलग कल्चर है, ठीक ना, उनको कोशिश की गई थी कि सारी चीज़ों को मिलाकर एक मतलब एक आधिकारिक भाषा बना दी जाए, भाषा, ठीक ना, चाहे उनका कल्चर भी उसमें मैच करता हो, जो हमारी रीजनल यानी कि जो हमारी भाषाई क्षेत्र है, विभिन्न जातियों के समूह को सामाजिक संस्कृति को मुख्य धारा में लाने के लिए एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में, रीजनल लैंग्वेज के रूप में उसको अधिकार दे दिया जाए कि हाँ इस एरिया में वो बंदा रह रहा है तो वो अपनी वो रीजनल लैंग्वेज बोल सकता है एज ए मदर टंग, ठीक। नेक्स्ट हमारा डेवलपमेंट ऑफ पैन इंडियन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री एज अ पॉलिटी, ठीक। तो अगर देश की अगर हम बात करते हैं देश की एकता के लिए, तो संघ की एक आधिकारिक भाषा होती है, तो उसकी क्या की गई है, देश की एकता के लिए पैन की अवहेलना की गई है, ठीक ना, इसको इग्नोर किया गया, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 1966 रिकमेंडेड द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, तो आपको पता ही है कि शिक्षा मंत्रालय, जिसको हम वही कोठारी कमीशन बोलते हैं, 1966 में आया था, तो उसने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को संशोधित किया, रिवाइज किया और चीज़ों को अप्लाई किया पूरे देश में, ठीक। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे 3 टेबल हैं, इन 3 टेबल के थ्रू फटाफट आप देखने की कोशिश कीजिएगा कि क्या क्या है, हालांकि मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो टेबल 1 में देखिए क्या दे रखा है, जो फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज। तो ये जो भी टेबल आप बनाएंगे, आप कोशिश कीजिएगा जो ये टेबल बना रखी है इस टेबल में आप बनाइएगा, तो इससे आपका आंसर अच्छा लगेगा और इफेक्टिव भी हो जाएगा, फटाफट कम से कम शब्दों में अपनी बात को कह भी देंगे। तो जो टेबल है ये फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज एंड थर्ड लैंग्वेज। तो देखिए जो फर्स्ट लैंग्वेज है जाहिर सी बात है वो मदर टंग होगी या कोई रीजनल लैंग्वेज होगी, ठीक। तो सेकेंड लैंग्वेज में मैंने आपको क्लियर किया था कि डिपेंडिंग अपॉन द हिंदी स्पीकिंग और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट, तो जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट होंगे, जो डिपेंडिंग अपॉन द हिंदी स्पीकिंग, तो जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट होंगे वहाँ पे कोई भी वो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज ले सकते हैं, और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट होंगे तो वहाँ पे हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक। ये सेकेंड लैंग्वेज। थर्ड लैंग्वेज आपकी क्या है, वही वाला हाल है, डिपेंडिंग ऑन द हिंदी स्पीकिंग स्टेट और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट। तो थर्ड लैंग्वेज में जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट होगा वो कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज ले सकता है, और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट होगा वो हिंदी या इंग्लिश ले सकता है, ठीक। इस चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा आप। कोई भी जो तीसरी लैंग्वेज होगी जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जा रही है वहाँ पे हिंदी ले सकते हैं या इंग्लिश ले सकते हैं, ठीक। द डिटेल्स ऑफ द सेकेंड एंड द थर्ड लैंग्वेज आर गिवन बिलो बेस्ड ऑन द हिंदी स्पीकिंग स्टेट एंड नॉन हिंदी। जो नेक्स्ट टेबल है वो हमारा हिंदी स्पीकिंग स्टेट पे बेस्ड है और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट पे बेस्ड है, तो इस चीज़ को भी देख लीजिएगा। यहाँ पे लैंग्वेज दे रखा है, सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, ठीक। और जो यहाँ पे टेबल दे रखा है वो हिंदी स्पीकिंग स्टेट है और ये नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है। जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट जैसे गुजरात है ना, तो यहाँ पे दूसरी लैंग्वेज क्या हो सकती है, दूसरी लैंग्वेज हमारी क्या हो सकती है, सेकेंड लैंग्वेज मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, जिसको हम शॉर्ट में मिल बोलते हैं, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जिसको हम शॉर्ट में मिल बोलते हैं, या तो वो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कोई भी ले सकते हैं या इंग्लिश ले सकते हैं, ठीक। जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट जैसे तमिलनाडु है तो यहाँ पे वो क्या ले सकते हैं, दूसरी भाषा हिंदी ले सकते हैं या इंग्लिश ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, ठीक। थर्ड लैंग्वेज क्या होगी हमारी हिंदी स्पीकिंग स्टेट में, इंग्लिश ले सकते हैं या कोई भी एनी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, लेकिन नॉट स्टडीड एज अ सेकेंड लैंग्वेज। कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज ले सकते हैं लेकिन वो सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे ना पढ़ी गई हो, ठीक। ये आपका थर्ड लैंग्वेज हो गया हिंदी स्पीकिंग स्टेट में, ठीक। नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में क्या हो गया, या तो इंग्लिश ले लेंगे या तो हिंदी ले लेंगे, बट वही चीज़ है कि नॉट स्टडीड एज अ सेकेंड लैंग्वेज, जो कि मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ टेबल के फॉर्म में इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, टेबल के फॉर्म में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर है द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इन रीजनल मीडियम एंड द इंग्लिश मीडियम स्कूल्स इज एज अंडर। देखिए कुछ
रीजनल इंस्टीट्यूट हो गए, कुछ रीजनल मीडियम वाले स्कूल हो गए और कुछ जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गए, उन्होंने भी फॉर्मूला अडॉप्ट किया, ठीक। लेकिन महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र का जो रीजनल लैंग्वेज हो गया मराठी हो गया, तो उन्होंने अपने हिसाब से अपनी कैटेगरी बनाई है, तो इस चीज़ को भी देख लीजिएगा। चलिए, तीसरी टेबल जो हमारी है वो रीजनल मीडियम स्कूल और इंग्लिश मीडियम स्कूल के बेस पे है। तो तीसरी लैंग्वेज में 3 कॉलम, वही चीज़ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लैंग्वेज, तीनों लैंग्वेज बता दी मैंने, ठीक। और जो कॉलम है वो रीजनल मीडियम स्कूल कौन सा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल कौन सा है, वो कौन कौन से लैंग्वेज को लेके पढ़ सकते हैं, ठीक। तो पहली लैंग्वेज जो होगी हमारी रीजनल मीडियम स्कूल में मराठी। जैसे हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र के अकॉर्डिंग है ये टेबल, महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में मदर टंग क्या होगा, मराठी, तो मराठी को वो एज अ मातृभाषा लेंगे, फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक, ओके। और सेकेंड लैंग्वेज क्या लेंगे, रीजनल वाले में ही हिंदी ले सकते हैं, दूसरी लैंग्वेज वो हिंदी ले सकते हैं जो कि नेशनल लैंग्वेज होगी आपकी, आपको पता है। और तीसरी लैंग्वेज क्या लेंगे, वो इंग्लिश ले सकते हैं जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज हो सकती है या कोई सेकेंड लैंग्वेज हो सकती है, ठीक ना, क्लियर हुआ। ये रीजनल इंस्टीट्यूट है रीजनल मीडियम स्कूल, तो वहाँ पे जहाँ पे महाराष्ट्र की बात हो रही है तो मराठी लेंगे पहली, वो मातृभाषा, और दूसरी भाषा क्या लेंगे, हिंदी लेंगे जो कि नेशनल लैंग्वेज होगी, ठीक। और तीसरी भाषा क्या ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज हो सकती है, कोई भी इंटरनेशनल लैंग्वेज ले सकते हैं या दूसरी लैंग्वेज, ठीक है। और जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जाहिर सी बात है इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो वहाँ की फर्स्ट लैंग्वेज क्या होगी, इंग्लिश होगी, है ना। तो इंटरनेशनल लैंग्वेज सबसे पहले वहाँ पे होगी, मतलब फर्स्ट लैंग्वेज के फॉर्म में। सेकेंड लैंग्वेज के फॉर्म में क्या होगी, हिंदी होगी जो कि आपकी नेशनल लैंग्वेज कहलाएगी। और तीसरा मदर टंग, मराठी एज अ मदर टंग। तो यहाँ पे जो महाराष्ट्र का सिस्टम है, अगर वो मदर टंग की बात करेंगे तो वो मदर टंग को, जो हमारी मराठी है, वो मराठी एज अ मदर टंग थर्ड भाषा के रूप में लेंगे, ठीक ना। ये इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल ये सिस्टम फॉलो करेंगे, और जो रीजनल मीडियम स्कूल्स होंगे वो इस सिस्टम को फॉलो करेंगे। चलिए, The National Policy on Education 1968, the Education Policy it is 1986, and the adaptation of the Program of Action by the Parliament of Education in 1992, retired commitment for the implementation of the 3 language formula। देखिए, अगर हम शिक्षा नीति पर बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति चाहे 1968 वाली जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, दूसरी हमारी 1986 में आई, और 1986 वाली ही नीति को 1992 में रिवाइज किया गया था। तो शिक्षा पर जो संसद की कार्यवाही है, इसको अपनाने के लिए त्रिभाषा सूत्र के को अपनाने के लिए पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में प्रोत्साहन दिया गया और अप्लाई कर दिया गया पूरे देश के लिए, ठीक। तो इसका पर्पस मेन क्या था कि हिंदी का प्रचार प्रसार हो सके, हिंदी की जो लोग अवहेलना कर रहे हैं वो हिंदी को पढ़ना सीखे, हिंदी को बोलना सीखे। और दूसरी चीज़, हमारा देश युवाओं से भरा पड़ा हुआ है, तो हम हिंदी, हमारी जो मातृभाषा है, उसको बढ़ा चढ़ा कर बोलें, उसका प्रचार प्रसार हमेशा करें, और हिंदी का अपमान ना करें। इंग्लिश की वैल्यू है, इंग्लिश की इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये कतई मीनिंग नहीं है कि हम अपनी हिंदी भाषा का अपमान करें। जैसे हिंदी भाषा वहाँ पे जब लेवल बढ़ने लगा कंपटीशन का, तो वहाँ पे इंग्लिश यूज़ होती थी, तो लोग इंग्लिश बोलना ज़्यादा प्रेफर करते थे, हिंदी को अवॉइड कर रहे हैं। और आज की डेट में भी आप देखेंगे ना, जितने भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम हो रहे हैं, उनका जो भाषा का जो माध्यम है वो क्या है, वो इंग्लिश है ना। तो इसीलिए 14 सितंबर 1949 को जो हिंदी को है, हिंदी का राजभाषा का स्थान मिल गया। लेकिन अगर आप आज भी हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, उच्च शिक्षा संस्थानों की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो शिक्षा का माध्यम है वो अंग्रेजी है। कंपटीशन एग्जाम में भी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। जो सेंट्रल सर्विसेज होती हैं वहाँ पे भी देखेंगे आप, पूरी तरीके से इंग्लैंड सिस्टम बेस्ड है, पूरी तरीके से इंग्लिश सिस्टम बेस्ड है। तो हिंदी क्या हुई, हिंदी जाहिर सी बात है कि जिनको एज अ मदर टंग पढ़नी, उन्होंने पढ़ ली, जब तक जरूरत थी तब तक पढ़ लिया, उसके बाद उन्होंने इंग्लिश को अडॉप्ट कर लिया। तो बेसिकली इस भाषा सूत्र को, त्रिभाषा सूत्र को पूरे संसार में, पूरे देश में लागू करने का एक यही मेन मकसद था कि जो हमारी मातृभाषा है उसका प्रचार प्रसार हो, ठीक ना। और फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में हम मदर टंग लें, ठीक ना। ये सारी चीज़ें थी। तो हम हिंदी के शिक्षकों के लिए भी ये परम कर्तव्य है कि हिंदी की वो अच्छी अच्छी बातों को बताएं, हिंदी को बताएं कि हिंदी की कितनी इंपॉर्टेंस है, और हमारी धरती माता की जो मातृभाषा है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, और हिंदी का साहित्य कितना बड़ा है। तो हिंदी की इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए, उसके प्रचार प्रसार को आगे ले जाने के लिए, ठीक ना, बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज थे। देखिए, इंग्लिश पढ़ना भी ज़रूरी है, हिंदी पढ़ना भी ज़रूरी है। मैं तो ये कहूँगी जैसी कंडीशन है वैसे हिसाब से लैंग्वेज आपको अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन हमको टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना है, मॉडर्न बनना है। बट इसका ये कतई मीनिंग नहीं है कि हम अपने देश की जो रूट कॉज है, जो हमारी मातृभाषा है, उसको हम भूल जाएं, बिल्कुल नहीं। पहले हम अपनी जो प्रायोरिटी देंगे, जो वेटेज देंगे फर्स्ट लैंग्वेज, वो मदर टंग को देंगे, मातृभाषा को देंगे। तो त्रिभाषा सूत्र की यहाँ पे एडवांटेज भी देख लीजिए, क्योंकि आपका जो आंसर आएगा वो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, तो आपको एडवांटेजेस भी लिखने पड़ेंगे। तो देखिए एडवांटेजेस में क्या है, प्रमोट अ मल्टीलिंग्विज्म कंट्री। आपको पता है कि भारत क्या है,
जाहिर सी बात है, भारत बहुभाषीय देश है, तो यहाँ पे हर तरह की लैंग्वेज यूज़ की जाती है। ठीक, इसके लिए ये एडवांटेज थी। फिर नेक्स्ट नंबर पॉइंट है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी सपोर्टेड दैट इज इन अ हिंदी स्पीकिंग स्टेट चिल्ड्रेन वुड लर्न टू एडिशनल लैंग्वेज। यहाँ पे क्या था, जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी यानी कि भाषाई बहु विविधता जिसको बोलेंगे हम हिंदी में, जो भाषाई विविधता था उसको भी सपोर्ट करना था कि हर तरह के हिंदी स्पीकिंग स्टेट जो हैं, ठीक ना, वहाँ पे बहुत तरह की भाषाएं सीखने को मिलेंगी। फिर बच्चे भी क्या होंगे, कुछ एडिशनल लैंग्वेज भी सीख सकेंगे। ठीक ना, जैसे मान लीजिए हम भारत में मतलब जो जहाँ पे लोकल टूटी फूटी हिंदी हर जगह बोली जाती है, तो हम लोग तो हिंदी बोलते हैं क्योंकि हमारी फैमिली में, हमारी सोसाइटी में हर जगह हिंदी बोली जाती है। बट जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट हैं वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही बंद गए रह जाते हैं, तो वहाँ के लोगों को भी हिंदी की इंपॉर्टेंस पता चलेगी, हिंदी की नॉलेज पता चलेगी। इसलिए भी क्या किया गया, 3 लैंग्वेज फार्मूला को अडॉप्ट किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिमूव इनइक्वालिटीज विद रिस्पेक्ट टू द लैंग्वेज। भाषा के साथ जो असमानता का व्यवहार था उसको दूर करने के लिए भी 3 लैंग्वेज फार्मूला को अडॉप्ट किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है इनकरेजेस एंड सपोर्ट टू द रीजनल लैंग्वेज। और दूसरी चीज़, जो हमारी क्षेत्रीय भाषा थी उसको प्रोत्साहन देने के लिए और उसको सपोर्ट देने के लिए भी क्या 3 लैंग्वेज फार्मूला को अडॉप्ट किया गया। लिमिटेशंस या मतलब प्रॉब्लम्स क्या थी इसको अडॉप्ट करने में, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम्स इन स्टेट्स लाइक राजस्थान वेयर मल्टीलिंग्विज्म एग्जिस्ट। देखिए, इसको इम्प्लीमेंट होने में क्या क्या प्रॉब्लम आई कि राजस्थान जहाँ पे बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत तरह की चीज़ें हैं, बहुभाषाई हैं, राजस्थान में बहुत तरह की लैंग्वेज बोली जाती है, तो ये जो स्टेट था राजस्थान, हिंदी को केवल हिंदी को एज अ मदर टंग एक्सेप्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हुई। ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इवन इन सिटीज़ लाइक बनारस की अगर हम बात करते हैं तो 3 लैंग्वेज फार्मूला कुड नॉट बी अडॉप्टेड। देखिए, बनारस जैसी सेंट्रल सिटी भी क्या है, 3 लैंग्वेज फार्मूला को अडॉप्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि वहाँ भी बहुत तरह की भाषा रहने वाले लोग मिलते हैं, कोई हिंदी बोलता है, कोई संस्कृत बोलता है, कोई अरबी, उर्दू, फारसी, तो वो पर्टिकुलर हिंदी को अपनी मातृभाषा एक्सेप्ट करने के लिए अडॉप्टेड नहीं थे या तैयार नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पौंडीचेरी, तमिलनाडु एंड द त्रिपुरा नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द एंड टीच हिंदी। ठीक, तो आप ही खुद सोचिए, जो पौंडीचेरी है, तमिलनाडु है, त्रिपुरा है, ये भी क्या कर रहे थे, हिंदी को टीच करना एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि हम हमारे पूरे देश में या पूरे स्टेट में हिंदी एज अ मदर टंग यूज़ की जाए। ठीक, ये बहुत सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हैवी लैंग्वेज लोड इन स्कूल कुरिकुलम। और देखिए, 3 भाषा सूत्र पाठ्यक्रम लागू होने से एक ही समस्या आ रही थी कि जो स्कूल का पाठ्यक्रम है उसमें बहुत सारी भाषाएं आ जाएंगी। भाई, बच्चे कितनी कितनी भाषाओं को सीखेंगे, है ना। हिंदी तो वो पढ़ ही रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, इसके अलावा और कौन कौन सी भाषा सीखेंगे, तो बच्चों के लिए भी बहुत लोड था, स्कूल कुरिकुलम पे भी बहुत लोड था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सम स्टेट्स फॉलोज 2 लैंग्वेज फार्मूला। और जो कुछ स्टेट थे और कुछ प्रांत थे जो द्विभाषीय फार्मूले को फॉलो कर रहे थे, एक तो अपनी वो मदर टंग रीजनल लैंग्वेज या दूसरा जिसमें मीडियम में वो शिक्षा लेना चाहते हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दोज हु कम थ्रू द रीजनल लैंग्वेज मीडियम फाइंड इट डिफिकल्ट टू कोप विद द इंग्लिश मीडियम एट हायर लेवल। देखिए, जो रीजनल लैंग्वेज में मतलब इस 3 लैंग्वेज फार्मूला को अडॉप्ट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं देखिए हायर लेवल पे इंग्लिश वाली चीज़ें तो आपको अडॉप्ट करनी ही करनी है भाई, आप इंग्लिश कैसे भूल सकते हैं, तो वो भी क्या हो सकता था, वो भी इंग्लिश से बच नहीं सकते थे। ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृत एंड अरेबिक इज लर्न एज अ मॉडर्न लैंग्वेज। संस्कृत और अरेबिक को एज अ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज लर्न किया जाने लगा। फ्रेंच एंड जर्मन इज लर्न इन प्लेस ऑफ हिंदी, और हिंदी के स्थान पर फ्रेंच और जर्मन लर्न की जाती थी। द ड्यूरेशन ऑफ द कंपलसरी स्टडी ऑफ द 3 लैंग्वेज वेरीज। और हर लेवल के लिए, जैसे प्राइमरी के लिए 3 लैंग्वेज फार्मूला अलग होगा, सेकेंडरी के लिए 3 लैंग्वेज फार्मूला अलग होगा, और हमारा हायर एजुकेशन और कॉलेज लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल के लिए 3 लैंग्वेज फार्मूला अलग होगा। तो ये जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है वो केवल वेरीज करेगा लेवल, ग्रेड लेवल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तीनों के लिए अलग अलग होगा। ठीक ना, लेकिन कंपलसरी सभी के लिए है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग एजुकेशन फॉर ऑल। हम जो बात करते हैं कि सभी को शिक्षा हम देंगे, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी चिल्ड्रन को जो शिक्षा देंगे वो उनकी मदर टंग में देंगे, तो ये बहुत सारे स्टेट्स में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, स्पेशली जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट था प्रोविजन ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज टीचर्स। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि जो भारत में शिक्षक थे, है ना, वो हिंदी तो जान रहे थे लेकिन मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज को बहुत अच्छे से तो नहीं बोल पा रहे थे। जरूरी है कि सारे टीचर्स फ्रेंच बोल लेंगे, जर्मन बोल लेंगे, तो पर्टिकुलर हमें वैसे टीचर्स की भी आवश्यकता होने लगी, वैसे टीचर्स चाहिए जिनका लैंग्वेज पे कमांड हो। तो भाई ये चीज़ें भी एक इशू होने लगी कि भाई जब टीचर ही नहीं होगा उस सब्जेक्ट का या उस भाषा का, तो वो भाषा हम कैसे पढ़ेंगे, चाहे जर्मन हो गई चाहे फ्रेंच हो गई। तो इन सब चीज़ों वो जहाँ अप्लाई किया गया था उस इस तरह के टीचर्स भी मिलना अवेलेबल नहीं हो रहे थे। ये बड़ा भी इशू था ट्राई लैंग्वेज फार्मूले को अडॉप्ट करने में। इसके अलावा देखा जाए तो जो माइनॉरिटी लैंग्वेज थी, जैसे 3 लैंग्वेज फार्मूला को अडॉप्ट करने में उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी,
इसलिए कि वो जो एजुकेशन ले रहे थे वो अपनी मदर टंग में ले रहे थे, ठीक। संस्कृत को उन्होंने एज ए थर्ड लैंग्वेज, और अगर माइनॉरिटी की बात करते हैं तो इंग्लिश और हिंदी तो वो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक ना। लेकिन मैनी केसेस में देखा गया है कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट जो है वो संस्कृत को क्या करते हैं, थर्ड लैंग्वेज लेते हैं इंस्टेड ऑफ एनी मॉडर्न लैंग्वेज। जैसे मॉडर्न लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं साउथ इंडियन लैंग्वेज हो गई, है ना, तो साउथ इंडियन लैंग्वेज में वो साउथ इंडियन लैंग्वेज ना लेकर वो क्या करते थे, वो संस्कृत ले लेते थे तीसरी लैंग्वेज, ठीक ना। जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है जैसे तमिलनाडु हो गया, है ना, वो क्या करते थे, वो टू लैंग्वेज फॉर्मूला अडॉप्ट करते थे। एक तो वो तमिल पढ़ेंगे, वो उनकी मदर टंग हो गई, दूसरी वो इंग्लिश पढ़ लेंगे, तीसरी लैंग्वेज का तो बात ही खत्म कर दिया। तो ओवरऑल देखा जाएगा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होने में इसको बहुत दिक्कत हुई है। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रूल बना दिया गया है वो इम्प्लीमेंटेड है, ठीक ना, प्रोसेस में है, लेकिन हर जगह आप देखेंगे कि ये एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक ना। पौंडीचेरी में जैसे मैंने आपको बताया, तमिलनाडु में बताया, त्रिपुरा में बताया, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है वो एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक ना। फिर हिंदी इंग्लिश हो गए, जो ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी हो गई है, स्कूल में जो पढ़ाई जा रही है वो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ही पढ़ाई जा रही है। प्राइमरी लेवल पे अलग है, सेकेंडरी पे अलग है, हायर लेवल पे अलग है। तो कुल मिला के ये जो रीजनल लैंग्वेज हैं जैसे हिंदी और इंग्लिश हो गई है, इसके रिगार्डिंग लोग क्लेम करने रहते थे। यानी कि कुछ लोग इंग्लिश पढ़ना चाहते थे, कुछ लोग इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहते थे, कुछ लोग हिंदी पढ़ना चाहते थे, कुछ लोग हिंदी नहीं पढ़ना चाहते। तो इस तरह के इश्यूज भी आए जब ये त्रिभाषा सूत्र लागू हुआ था। तो मैंने ओवरऑल पूरा डिटेल वीडियो आपको बता दिया है 3 लैंग्वेज फार्मूला से रिलेटेड। और देखिए इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ट्राई लैंग्वेज फार्मूला में मैंने कब कहाँ कौन सी चीज़ें थी मैंने सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया है। आपको आई थिंक दिक्कत नहीं होनी चाहिए ट्राई लैंग्वेज फार्मूला में, ठीक ना। और जो बताया है उन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, वो पॉइंट्स आपको काम में आएंगे। और ओवरऑल ट्राई लैंग्वेज फार्मूला में मोटी मोटी आप यही चीज़ें याद रखिएगा कि जो फर्स्ट लैंग्वेज होगी हमारी मदर टंग होगी, और जो सेकंड लैंग्वेज हमारी होगी, अगर देखा जाए तो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है सेकंड लैंग्वेज, हिंदी स्पीकिंग स्टेट और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट। तो जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट है वहाँ पे कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज ले सकते हैं, लाइक संस्कृत, अरबी, फारसी। और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है तो वहाँ पे हिंदी ले सकते हैं या इंग्लिश ले सकते हैं, ठीक। थर्ड लैंग्वेज में भी वही बात की गई है कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट में डिवाइड कर दिया गया है और दूसरा नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में। तो हिंदी स्पीकिंग स्टेट जो होंगे उसमें क्या इंग्लिश ले सकते हैं या कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज ले सकते हैं, बट नॉट स्टडीज एज अ सेकेंड लैंग्वेज। लेकिन वो जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होगी उसमें वो दूसरी भाषा के रूप में ना पढ़ी गई हो, ठीक। और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में या तो वो इंग्लिश ले सकते हैं या वो कोई भी क्या कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश ले सकते हैं, इसके अलावा वो कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज ले सकते हैं, इसमें संस्कृत भी हो सकती है, ठीक ना, लेकिन सेकंड भाषा के रूप में ना पढ़ी गई हो। तो ये ओवरऑल था 3 लैंग्वेज फार्मूला। मेरी तरफ से पूरा कंप्लीट डोज था और ये केवल बीएड के पर्पज से नहीं आएगा, आप आगे वाले पर्पज को भी देख लीजिएगा। यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। सी टेट वाला एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, CTET वाला एग्जाम हो गया आपका, यूपी टेट हो गया, मतलब हर तरह के एग्जाम के लिए आपका आएगा ही आएगा। तो आप इसे देख लीजिएगा, ये पूरा इंट्रोडक्शन मैंने दिया, ठीक ना। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स दिए आपको, देखिए, ठीक। ये टेबल भी दिए मैंने, टेबल ध्यान रखिएगा कि जो ये 1 2 3 टेबल है इस फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिएगा। फिर जो दूसरी टेबल है हमारी वो हिंदी स्पीकिंग स्टेट और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट के हिसाब से टेबल थी, इस टेबल को याद रखिएगा, टेबल नंबर 2, ठीक ना। मैं फटाफट रिवाइज करा दे रही हूँ। और ओवरऑल जो हमारी थर्ड टेबल थी, ये थर्ड टेबल रीजनल मीडियम स्कूल्स और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के रिगार्डिंग थी। तो इसमें भी मैंने डिस्क्राइब कर दिया आपको और इसके एडवांटेजेस भी बता दिए हैं। आप लॉन्ग क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को आराम से अटेंड कर सकते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ओवरऑल बस करते हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है इस वीडियो में तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो, सपोर्टिव रहा हो, अट्रैक्टिव रहा हो, इंटरेस्टिंग रहा हो, पढ़ने में मज़ा आया हो, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए, अपने डाउट्स बोलिए। और ओवरऑल वही है, अच्छा लगे तो लोगों तक शेयर कीजिए। सो बस करते हैं आज की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और वीडियो में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जैसे भी जो भी चीज़ें मैं फैक्ट्स वगैरह बता रही हूँ आपको लिख कर कॉपी में बताकर, अभी मेरे पास जो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जो भी चीज़ें हैं उसके थ्रू मैक्सिमम आपको देने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप भी साथ के साथ नोट्स बनाते जाइए। फैक्ट्स के लिए ज़रूर आप देखिए, जो फैक्ट्स मैं बता रही हूँ ना वो केवल इसी पर्पज़ से काम नहीं आएंगे कि आप बीएड कर रहे हैं, आगे बहुत लंबा जाने वाला है। तो आप वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिए। वीडियो अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो आप दूसरी बार भी उसको देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। सुनने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो पहले आप अच्छे से सुनना सीखिए, इसके बाद तो लिखना समझ ही जाएंगे। जब सुनने लगेंगे तो अच्छा बोलने भी लगेंगे, और जब अच्छा बोलने लगेंगे तो अच्छा लिखने भी लगेंगे। तो जो हमारी लिसनिंग स्पीकिंग स्किल है, लिसनिंग स्पीकिंग, इसके बाद राइटिंग, ठीक ना। तो जो हमारी लिसनिंग स्किल है वो अच्छी होनी चाहिए, फिर स्पीकिंग हो जाएगी, इसके अलावा राइटिंग भी हो जाएगी। तो बस करते हैं आज की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ साइनिंग ऑफ, लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा।